नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका आज अनावरण किया है, 35,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगी। 2024 तक यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में देश और प्रदेश को मिलने वाली इस सौगात से जनता तो खुश है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय क्षेत्रीय पार्टियों को इस एयरपोर्ट से परेशानी हो रही है। उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है और यही वजह है कि विकास के इस जेवर का विरोध भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट का विरोध करते हुए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की आलोचना की है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार एयरपोर्ट का निर्माण बेचने के लिए कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस एयरपोर्ट के निर्माण का सपना समाजवादी पार्टी की सरकार ने देखा था, लेकिन केंद्र ने इसके लिए जो जरूरी मंजूरी थी वह मंजूरी नहीं दी। आज हम बात करेंगे कि विकास के हर प्रोजेक्ट पर राजनीति का रोड़ा अटकाना क्या जरूरी है। क्या राजनीति का मतलब सिर्फ आलोचना करना है? क्या विपक्ष के लिए सत्ता की लैंडिंग में सरकार के विकास की उड़ान बाधक हो रही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के प्रवक्ता। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन कुछ इस शिलान्यास के बाद जो विपक्षी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। उसके बाद से अपने मेहमानों का परिचय आपसे करवाएंगे और उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पहले देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जो इस एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद से ही विपक्ष ने देनी शुरू कर दी थी। इसकी योजना पहले ही बन चुकी थी। कोई ऐसा नहीं है कि योगी जी के शासनकाल में या प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ है। पहले से वहाँ जेवर में एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने की मांग भी थी और योजना भी थी। उसको अब उनको जो चुनाव सामने है, ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन ठीक चुनाव के वक्त में इसका फाउंडेशन रखने का मतलब यह है कि लोगों को एक तरह से प्रभावित करना है। बहुत से ऐसी शिकायतें हैं कि जिनकी ज़मीन जा रही है उसमें उनको मुआवजा नहीं मिला। जो कानून पास किया था 2007 में, उसके हिसाब से जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि जो हवाई अड्डा आना तो अच्छी बात है, लेकिन किसानों के की उपेक्षा करके और उनके मुआवजा ना दे के तो वो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। मैं जेवर एयरपोर्ट के बारे में कुछ सच्चाई भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसका हम स्वागत करते हैं कि जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है, पर उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि इसकी रूपरेखा सुश्री महेंद्र मायावती जी ने रखी थी और वो चाहती थी कि वहाँ पर आज से लगभग 10 वर्ष पहले ये एयरपोर्ट बने, पर उस समय की यूपीए की सरकार ने नहीं बनने दिया। इसी प्रकार कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे जो सहारनपुर से लेके बलिया तक जोड़ता, इसके अलावा मेट्रोस जो बने उत्तर प्रदेश में बाद में, पर इनके फीता काटने के लिए, इनकी घोषणाएं करने के लिए अन्य लोग आ जाते हैं। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ बीजेपी से आनंद दुबे जी हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा राजीव उपाध्याय हमारे साथ है, बीएसपी के प्रवक्ता, और अरविंद कथेरिया हैं हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, पूर्व के विधायक भी इनसे जुड़ेंगे। कांग्रेस ने रूपरेखा खींची, योजना बनाई, समाजवादी पार्टी ने सपना देखा, बीएसपी ने इसका खाका खींचा और बीजेपी ने आकर के बना दिया। इस तरीके की बातें हो रही है। जब जेवर एयरपोर्ट बनाने की हालांकि शिलान्यास अभी हुआ है, 2024 तक ये बन के तैयार होगा, लेकिन बन के तैयार होने से पहले जो शिलान्यास हुआ है, शिलान्यास के बाद से ही राजनीति शुरू हो गई है। हर एक पार्टी जो है अपने अपने तरीके से इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। क्रेडिट की होड़ में हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अरविंद कथेरिया जी से पूछना चाहूंगा। अरविंद जी, क्या आवाज मिल रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है? कथेरिया जी, ये जो समाजवादी पार्टी आपके नेता अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने कहा है कि रूपरेखा जो है समाजवादी पार्टी ने खींची थी और
सरकार इस तरीके के एयरपोर्ट पहले भी बनाती थी और सरकार बनाती है और बेच देती, यानी व्यापार करने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट को खड़ा करती है सरकार, इस तरीके का आरोप लगाया है। सबसे पहले तो मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आपकी क्या अधिकृत प्रतिक्रिया है इस पर, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों से उसका जवाब लूंगा। पहली बार मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दें। जो आज जो प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है, ये ना सिर्फ देश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए, ना केवल देश के लिए ही और दूसरे देशों के लिए भी। चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आसपास के क्षेत्र का जो है वो विकास होता है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए इसका विरोध कर रही है? समाजवादी पार्टी का विरोध जो है, उसके विरोध में इतना दम नहीं लग रहा। कह रहा हमने भी रूपरेखा खींची थी इसकी, लेकिन केंद्र ने मंजूरी नहीं दी। अगर मंजूरी मिल जाता तो आप भी बनाते, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? मुकेश जी 2012 से और 2017 के बीच जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आदरणीय श्री अखिलेश यादव मिनिस्टर थे, उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। बिल्कुल, ये बात है कि अगर इन्होंने हमें समय से परमिशन दी होती तो ये काम उस समय ही निपट गया होता। गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड और लखनऊ की मेट्रो और पूर्वांचल का एक्सप्रेस और ये आपका जेवर एयरपोर्ट की पूरी ड्राफ्टिंग की पूरा काम था और एयरपोर्ट की पूरी जमीन की पूरी रूपरेखा तय हो चुकी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। ठीक है, अब आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस एयरपोर्ट का हम लोगों को क्या फायदा होगा? ये एक ऐसी कंपनी है, इनको तो हम कहें एक प्रकार से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं जो देश में हर चीज को बेचने के लिए, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे मेहनती लोगों ने 70 साल में इस देश में प्रॉपर्टी बनाई थी, आज ये एक एक करके बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जहां भी जाते हैं रो रो कर बताती है कि हम लोग कितने परेशान हैं, कितने बेताब हैं। इन्होंने आदिवासी की ड्रेस पहनकर आदिवासी एरिया में जाते हैं, वहां पर हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों को बेच देते हैं। आज जेवर एयरपोर्ट का मान लो जो उद्घाटन हुआ है, वहां 9 गांव के किसान हैं, खुली छत के नीचे वो लोग रह रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मेट्रो की कनेक्टिविटी देंगे, इन्होंने कोई कनेक्टिविटी नहीं दी। जो वहां आम लोगों के लिए 1 BHK 2 BHK मकान निकाले जा रहे हैं, वो बिल्डर आम रेट से ज्यादा रेट में निकाल रहे। बताइए आखिरकार ये गरीब जनता को, इस देश के आम आदमी को क्या सुविधा देने के? कथेरिया जी ये तो सिर्फ देखिए कथेरिया जी, हर जगह घूसखोरी, हर जगह, और ये वहां पर बड़े बड़े प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य ग्रेटर नोएडा की जमीन को पूरी तरह से बेच देना है, वो भी उद्योगपतियों को। ठीक है, ठीक है, क्या फायदा है? ये तो ठीक है, मैं ये इसका देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ठीक है, आपने सवाल उठाया, जवाब मिल जाएगा आपको। बीजेपी के प्रवक्ता हैं यहाँ हमारे साथ, आनंद दुबे जी हैं, वो देंगे जवाब, लेकिन बीएसपी के प्रवक्ता हैं, उनकी भी आलोचना वो भी कर रहे हैं। राजीव जी, क्या आप भी वही बात कह रहे हैं जो कथेरिया जी कह रहे हैं, या अलग कह रहे हैं कुछ? राजीव जी, सुपेश जी, वही बात कहना या अलग कहना ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे इस चीज का, ऐसा नहीं है कि हर चीज का विरोध करेंगे, इस चीज का स्वागत करेंगे। लेकिन आप खुद चैनल चलाते हैं, चैनल के इतने बड़े एंकर हैं, आप खुद सोचिए कि 7 साल इस सरकार को हो गए, जो भारत की सरकार है जो एयरपोर्ट का निर्माण करती है, और 5 साल योगी जी की सरकार को हो गए, और अब चुनावी वर्ष आया तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी मिल करके योजनाओं की अंबार ला दिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस पेपर को सुबह खोलिए, जिस टीवी को सुबह खोलिए, तो एक ही चीज दिखता है कि आज 2 लाख करोड़ रुपया वहां, 4 लाख करोड़ रुपया बलिया में, 5 लाख करोड़ रुपया जेवर एयरपोर्ट के लिए। ये रुपये जो आ रहे हैं, तो क्या ये चुनाव के बाद भी लागू रहेंगे, या बिहार की स्थिति होगी कि ये रुपया खर्च हो पाएंगे? क्या उपाध्याय जी, पहले ये बताइए जी, आपको रुपया देने से प्रॉब्लम है, या इस रुपया से योजना बन जाएगी, जनता खुश हो जाएगी और वोट बीजेपी को दे देगी, इस बात का दुख है? मुकेश जी, इस रुपया से न तो हमको कहीं गुरेज नहीं है, रुपया तो आना चाहिए तभी विकास होगा। लेकिन आपको रुपया हम 10 करोड़ देते हैं और कहते हैं कि 10 दिन में आप खर्च कर दीजिए, क्या खर्च कर पाएंगे मुकेश जी? हर योजना तो कहाँ 35,000 करोड़ एक ही दिन में थोड़ी खर्च होना है योजना? भाई आप खुद सोचिए कि 6 बरस हो गए इस भारत सरकार के, 5 बरस हो गए इस उत्तर प्रदेश की सरकार के,
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी रोड ऐसा नहीं मिला है जिस पे आप चल पाएंगे। इस तरह की योजनाएं 4.5 वर्ष पहले क्यों नहीं लाई उत्तर प्रदेश की सरकार? अरे सर, मैं तो आपकी नेता जब लखनऊ से दिल्ली आती हैं तो उन्होंने तो कभी भी किसी सड़क के बारे में कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई मेरी नेता आज भी शिकायत कर रही है जो जनहित से जुड़े योजनाएं हैं। मेरी नेता ये जानती है कि एयरपोर्ट पे 26 करोड़ जनता में से 1 करोड़ जनता भी एयरपोर्ट की तरफ मूव नहीं करती है और 25 करोड़ जनता रोडवेज की तरफ और बसों की तरफ मूव करती है। वहां की विकराल स्थिति और जो दुर्दशा बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। चलिए ठीक है, आनंद दुबे जी हैं। आनंद दुबे जी, दोनों तरफ से आपके दोनों तरफ दोनों विपक्षी दल बैठे हुए हैं। दाईं तरफ जो है समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, बाईं तरफ जो है आपके बसपा के नेता बैठे हुए हैं। दोनों तरफ से हमला हो रहा है, जवाब दीजिए। जी देखिए, समाजवादी पार्टी की बौखलाहट तो मैं समझ सकता हूं और मुझे लगता है कि भ्रम और झूठ की राजनीति का अगर कोई पर्यायवाची उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी है। लगातार झूठ बोलना और लगातार भ्रम फैलाना, यही समाजवादी पार्टी का काम है। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जब कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था, आपने देखा क्या स्थिति थी। इन्होंने कहा जी हमने बना दिया, हम ही करके गए थे, शिलान्यास हमने किया, उद्घाटन भी हमने किया। इनका कहना है हमने बना दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में 15% भी जमीन अधिग्रहित नहीं हुई थी, अखिलेश यादव जी ने इसका शिलान्यास कर दिया। जबकि ऐसे प्रोजेक्ट में कम से कम 90% जमीन जब अधिग्रहित हो जाती है तब उसका सिविल टेंडर होता है। इन्होंने 15% जमीन अधिग्रहित की और सिविल टेंडर कर दिया 15,000 करोड़। हमने उसको 11,000 करोड़ में ही बना के दिखा दिया और दो कोरोना की लहर होने के बावजूद 3.5 साल के अंदर बना दिया उसे। इसी तरह 25 साल से जेवर एयरपोर्ट लटका हुआ था। ये कह रहे थे कि हमारी रूपरेखा है। अरे साहब, अखिलेश यादव जी तो इसको जेवर से जो है फिरोजाबाद आगरा ले जा रहे थे, उसका प्रस्ताव भी बना रहे थे, शायद आप भूल गए। तो लगातार झूठ बोलना ये समाजवादी पार्टी की आदत है। चूंकि इनके अपने शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुए, अराजकता रही, गुंडागर्दी रही, बताने के लिए कुछ नहीं रहा, जनता ने इसीलिए इनको दरकिनार कर दिया। अब इन्होंने कहा साहब एयरपोर्ट से मेट्रो, मैं आपको बता दूं कि जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक मेट्रो कॉरिडोर बनाने की पूरी तैयारी है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो चलेगी। इसके अलावा गाजियाबाद अलीगढ़ NH1 खुर्जा से जेवर के लिए लिंक किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए हरियाणा के वल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक 6 लेन की 31 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। बुलेट ट्रेन के दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर का एक स्टेशन जो है वो जेवर एयरपोर्ट पे होगा। नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट तक पोर्ट टैक्सी चलेगी। ये दुबे जी अपने शब्दों में घी हटाइए, समय घी। आप उत्तर प्रदेश में 5 साल राज्य कर चुके हैं और 2014 से आजादी मोदी जी केंद्र सरकार में है। आप कब बनेगी? इस देश को सपना मत दिखाइए, सपना मत दिखाइए। नहीं होगा। कथेरिया जी, मैं आऊंगा आपके पास। पहले बात सुनिए, पहले आपने सवाल पूछ लिया है। कथेरिया जी सवाल तो पूछ लिया आपने, जवाब तो ले लीजिए। क्या बनाया है? भविष्य की बात मत करो, वर्तमान की बात करो। वो उत्तर प्रदेश की जनता एक बार खलेवा महसूस कर चुकी है। 2-4 यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। 2017 का संकल्प पत्र ढूंढ रही है कि भाई 17 वाला संकल्प पत्र कहाँ चला गया? उपाध्याय जी, राजीव जी मैं आऊंगा आपके पास। चला के छोड़ दी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का काम करते हैं। सपना दिखाइए ऐसा जो पूरा हो। अरे भाई शांत कराइए इनको। चुनावी वर्ष में राजीव जी एक बार मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। अभी समय है हमारे पास, मैं आऊंगा दोबारा। पहले बात तो सुनिए जी। देखिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, 2017 के चुनाव से ठीक 2 महीने पहले 60,000 करोड़ की 300 परियोजनाओं का ऐलान कर दिया। बजट एक के लिए भी अवमुक्त नहीं किया, हर जगह पत्थर लगाने का काम कर दिया। वही तो आप भी और दोहरा रहे हैं माननीय, जनता को ठगने का काम किया। माननीय दुबे जी वही तो आप दोहरा रहे हैं। अरे भाई शांत रहिए ना राजीव उपाध्याय जी। राजीव जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, आप अच्छे से बोलिएगा। राजीव जी मैं आऊंगा, आप अच्छे से टाइम दूंगा, मैं अच्छे से टाइम दूंगा। अभी समय है हमारे पास,
पहले बात सुन लीजिए जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जनता को झूठ बोल के और ठगने का काम किया और जनता ने इनकी ठगबाजी का इनको जवाब दिया। जिस तरह से इनके सरकार में अराजकता थी, जिस तरह से गुंडे माफिया सड़कों पर तमंचे लेकर लहराते थे, जिस तरह उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा दंगे हुए, कुछ जिलों को 24 घंटे बिजली मिलती थी, बाकी जिले अंधकार में सोते थे, लगातार भ्रष्टाचार होता था। यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए ये हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे, हर योजना हर परियोजना में भ्रष्टाचार करते थे। इससे आजीज होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता से उखाड़ फेंक दिया। अब इनकी मजबूरी यह है कि 4.5 साल ये जनता के बीच गए नहीं, पूरे कोरोना काल में ये क्वारंटाइन रहे। अब जनता के पास जाने के लिए इनके पास न चेहरा है, न कोई विजन है, न कोई विचार है। इसीलिए ये कभी जिन्ना को ले आते हैं, कभी तालिबान को ले आते हैं, कभी पाकिस्तान को ले आते हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश बस हो गया आनंद जी, आप बहुत ज्यादा समय ले लिया। आप सवाल तो पूछने, जवाब लंबा हो रहा है आपका। राजीव जी, अब जो सवाल पूछना है पूछिए, जहां आपको आपत्ति है वो आपत्ति दर्ज कराइए। आप आपके बीच में भी कोई नहीं बोलेगा जी। आपत्ति वाली मुकेश जी बात नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की सपना 2014 और 17 में इस भारतवर्ष की जनता को दिखाई थी, उसी सपने में से जेवर है। हम मान लेते हैं कि उस सपने का एक अंग है जेवर। जेवर 2001 से ही चला और हर सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन चूंकि केंद्र की सरकार, हमारी सरकार ने 4 बार जेवर एयरपोर्ट के लिए दम कसा। उत्तर प्रदेश में जब बहन जी आई 3-3, 4-4 बार उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और भारत सरकार को भेजा, लेकिन भारत सरकार, चलिए कम से कम देश की जनता को अब ये तो पता चला कि प्रदेश में और देश में एक पार्टी की सरकार रहेगी तो एयरपोर्ट भी बनेगा, सड़कें भी बनेगी, विकास भी होगा। नहीं, आपके कहने से तो ये जा रहा है ना जी। अच्छी बात है, एयरपोर्ट बन रहा है, इसका स्वागत है, हम लोग भरपूर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बन रहा। लेकिन जो 2017 में आप संकल्प पत्र दुबे जी की पार्टी लेके आई थी, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाई थी 2017 के, अगर संकल्प पत्रों को भी तो पलटें कि हमने क्या क्या योजनाएं इस उत्तर प्रदेश की जनता को दिखा करके और हम उत्तर प्रदेश में सत्ता पाए थे। आप बताइए ना, आप पूछिए जो कौन सा संकल्प पूरा नहीं हुआ वो पूछिए। उसमें से आपके आदर्श गांव कहां चले गए, स्मार्ट सिटी कहां चली गई, रोजगार कहां चला गया। सबसे बड़ा आज मुद्दा है महंगाई। आपने 15 रुपए का एक इंजेक्शन एक व्यक्ति को भारतवर्ष में सबको लगा दिया, लेकिन जो डीजल 42-44 रुपए था उसको 90-92 रुपए पे आप लेके चले गए। ये डीजल की चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पे। देखिए बहुत दूसरी टेक्निकल चर्चा है। देखिए 5 मिनट में आप इसको साबित नहीं कर पाएंगे कौन सही कौन गलत है। आप केवल जो है ना, केवल आलोचना करने के लिए आलोचना मत कीजिए। 15 रुपए की, जिस 15 रुपए की आप बात कर रहे हैं महोदय, विदेशों में उसी डोज के 5 नहीं, आप ये बताइए ना, जो संकल्प पत्र में जो बातें थी, लग रहे हैं एक डोज के। अगर 80 करोड़ लोगों को डोज दे दिया गया है और 80 करोड़ को 5000 रुपए से गुणा कर लीजिए, आपको बजट का अंदाजा लग जाएगा। आप लोग जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उड़ेंगे और आप 4.5 साल तक सोते रहे। आज गड्ढा, अरे कम से कम मूर्तियां तो नहीं बनाई ना। देखिए अब मूर्तियों में पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा पेट्रोल में कर लें थोड़ा। मुकेश जी, उन मूर्तियों के आड़ में हमने लखनऊ को, हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ अरविंद जी, आ रहा हूँ आपके पास। पार्टी उससे आज पूरे उत्तर प्रदेश को राजस्व का माध्यम दे दिया। वो मूर्तियां जो हाथी लगी है उससे राजस्व मिल रहा है उत्तर प्रदेश को। ये भी सोचे उत्तर प्रदेश। बहुत बड़ी बात करी। कितना राजस्व मिल रहा है, चलिए ये भी बताइए कितना राजस्व मिल रहा है। अगर राजस्व मिल रहा था तो भाई मायावती माफी क्यों मांगी? मायावती जी आपके नेता ने तो माफी मांगी ना, जब आगे में सरकार से आएंगे तो मूर्तियां नहीं बनाएंगे। नहीं, अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा था तो आपको आपकी नेता को समझाइए जो और भी प्रोजेक्ट बनाए, वादा कर लें वो जो अगली बार सरकार बनाएंगे तो हर एक शहर में मूर्तियां लगाएंगे। नहीं, मूर्ति की बात नहीं है। जो आप शहर लखनऊ देख रहे हैं उसमें आनंद जी बता सकते हैं कि आनंद जी का कितना योगदान है, जो आंखों देखी बात है। और उत्तर प्रदेश सरकार में जो बहुजन समाज पार्टी थी उसकी कितना योगदान है लखनऊ के अंदर, जो लखनऊ। चलिए ठीक है, अरविंद कथेरिया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरविंद जी ठीक है, आपने बोले बहुत, अरविंद जी को टाइम कम मिला। अरविंद जी बताइए। मुकेश जी, मैं दुबे जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल दीजिए। जो हमारी सरकार में जब समाजवादी पार्टी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस बना रही थी, लगभग 65% जमीन एक्वायर्ड होकर पैसा बांट दिया था, ठीक है ना। 55 लाख पेंशन, समाजवादी पेंशन महिलाओं को, गरीब महिलाओं को पेंशन मिलती थी, वो इन्होंने खत्म कर दी। हमारा डायल 100 इतना बढ़िया प्रोग्राम था, घर घर और गांव गांव
पुलिस पहुंचने लगी थी, माता और बहनों की रक्षा अब होने ये लगी। बात मत कीजिए आप सब, आप ये बात मत कीजिए भाई साहब। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात मत कीजिए, अंदर से गुस्सा आता है। अरे हम लोग भी यूपी में रहते हैं भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर हम लोग भी देखते हैं। अब इस तरीके की बातें ना करें आप। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, अरे डायल 100 पे तो हजारों नंबर आप फोन में कर लो, एक बार भी कोई आता नहीं था, कोई फोन नहीं उठता था वहां पे। भुक्तभोगी हैं लोग यहाँ पे, हमारे पास हजारों कंप्लेंट रोज आते थे उस टाइम में। और रही बात गुंडागर्दी की, जिस तरह हाथरस और उन्नाव में कुलदीप सेंगर के देख रहे हैं गुंडागर्दी हुई, परिवार के परिवार खत्म कर दिए गए, कभी भी 100 सालों में इतनी गुंडागर्दी नहीं हुई है, ठीक है ना। इन्होंने जिस समय एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे थे। अरे भाई साहब चलो, आनंद जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जनता भी हंस रही होगी, जो एक जनता भी हंस रही होगी। आप क्या बात कर रहे हैं? आज 31 रुपया 50 पैसा क्या बात डीजल कर पर रहे हैं? और 32 रुपया 50 पैसा पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी है। इनको समझाइए, ये देश को बेच रहे हैं, ये देश को बेचने वाले लोग हैं। ये हवाई अड्डा को बनाने देखिए के इनको बाद समझाने से अच्छा है कि आप जनता को समझाएं, शायद जनता समझ जाए तो आपका तो भाग्य, आपका रास्ता खुल जाएगा सत्ता में आने का दोबारा। तो जनता को समझाइए ना, जनता तो नहीं समझ रही है। कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं मेडिकल कॉलेज बनाए हो तो बता दो। सारा समाजवादी पार्टी के जो बनाए हुए उस पे फीता काटने का काम किया इन्होंने, एक भी नया काम नहीं किया है। अरे मैं तो कह रहा हूँ पृथ्वी का निर्माण भी आपने किया था, वो तो सिर्फ क्रेडिट ब्रह्मा जी को दिया जाता है। अखिलेश यादव जी की बस चले तो वो कहते पृथ्वी का निर्माण हमने किया था, क्रेडिट सिर्फ ब्रह्मा जी लेके चले गए। आपकी केंद्र सरकार 82 लोगों को मुआवजा उत्तर प्रदेश में आज कथेरिया अरविंद जी 1 लाख पैसे इकट्ठे कर दी, लेकिन जो गरीब मजदूर फंस गए थे उनके अब राष्ट्र के नाम संबोधन बंद करिए भाई, ये डिबेट है। इसी बात अरविंद जी आपसे आनंद जी कह रहे हैं कि क्रेडिट ले रहे हैं। सरकार जो है योगी सरकार के काम का क्रेडिट केवल लेना चाह रही है। नेता किस तरह बाहर भगाए जा रहे हैं? अरे ठीक है, आप जनता के बीच में तो जाके दिखाइए। अच्छा एक चीज बताइए अरविंद जी और राजीव जी, मैं आप दोनों से पूछता हूँ, अब हम दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा, ये जो एयरपोर्ट बना है क्या आपको अंदर से नहीं लगता कि एयरपोर्ट बनना चाहिए? आखिर उत्तर प्रदेश को ही तो मिला है ना। बिल्कुल बनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब हमारी सरकार बना रही थी तब इन्होंने सहयोग क्यों नहीं किया? नहीं, दो चीजें आप कह रहे हैं। देखिए आपके नेता को मैं अभी सुन के आया हूं, अभी अखिलेश यादव जी को मैं सुना था। अखिलेश यादव जी कहते हैं, सुनिए ना एक बार, सुनिए तो कथेरिया जी। एलिवेटेड रोड हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया था, उसमें उनका नाम है, उनका हक है उसको उद्घाटन करने का। नहीं कथेरिया जी श्री अखिलेश यादव जी ने उनका हक, उसका आप एक बार सुन तो लीजिए। आप ये कैसे नेता है झूठ का फीता काटते हैं? ठीक है, दो चीजें आप कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रही है। आपकी दोनों बातें, आपकी बात एक दूसरे को काट रही है। कथेरिया जी एक बार शांत रहिए। कथेरिया जी अब इस तरह करेंगे तो नहीं होगा ना, बारी बारी से। कथेरिया जी, उपाध्याय जी, बारी बारी से मैं आऊंगा, पूरा समय दे रहा हूं। देख रहे हैं मैं बिल्कुल लड़वाना नहीं चाहता हूं, बारी बारी से अपनी बातें रखिए। जनता सुन रही है, लाखों दर्शक देख रहे हैं और हमारे पास जो है ट्विटर और मैसेज भी आ रहे हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल जैसा बोलिएगा वैसा ही इमेज जो है जनता के बीच में जाएगी आपकी। बारी बारी से जी आनंद जी बोलिए। हाँ देखिए मुकेश जी, इन्होंने कहा कि सब कुछ इन्होंने किया। मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब अखिलेश यादव जी यह क्लेम करेंगे कि इस पृथ्वी को हमने बसाया था, क्रेडिट सिर्फ ब्रह्मा जी को दे दिया गया। उन्होंने फीता आनंद जी मुझे जवाब दे, आनंद जी मुझे जवाब दे। ठीक है बोलिए, आपने जवाब दे लीजिए। आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने। आनंद जी मुझे जवाब दे। ठीक है, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में SC ST OBC के बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों रोक दी? मेडिकल कॉलेज के बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों रोक दी? झूठ बोल रहे हैं आप मुझे जवाब दे इसका। लगातार छात्रवृत्ति दी जा रही है। आपने 55 लाख पेंशन, समाजवादी पेंशन क्यों बंद कर दी? आप करते थे, कहीं नहीं रोकी गई है। आप लोग कथेरिया जी, आनंद जी, कथेरिया जी एक मिनट, आप दोनों आदमी रुकिए, दोनों आदमी रुकिए। देखिए कथेरिया जी, अगर आप आरोप लगा रहे हैं, कथेरिया जी आरोप लगा रहे हैं तो आप कहिए ना। नहीं ये कहाँ पे स्कॉलरशिप रुकी है, आप बताइए, केस बताइए ना। अरे आपके पार्टी के समय में 250 रुपए का आप क्या काम कर रहे हैं? कैसे मंजूर करेंगे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्टूडेंट की कभी स्ट्राइक खत्म नहीं हुई, लाखों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ रहे थे लखनऊ के अंदर और लाठी डंडे खाने का काम। अरविंद जी एक चीज बताइए, आपके नेता सेफई में समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस पे बड़ा आयोजन करते हैं, बाहर से
कलाकार मंगाते हैं, वहां पे डांस किया जाता और है, उसमें कौन पैसे कौन आता है लाखों जरा इनको करोड़ों खर्च बताइए। कर देते हैं। वो कौन सा देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, उसमें किस जनता का भला हो रहा है? हर एक बार करते हैं आप मुकेश जी। सही एक ग्रामीण क्षेत्र है और उनका बड़ा परिवार है, वो अपने देखिए एक अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं कि आज तो वहाँ भी बिपाशा बसु का डांस वहाँ पर क्यों होना चाहिए? परिवार में मिलते हैं, नहीं तो बिपाशा बसु कौन सी गांव की है, बताइए ना। वही नहीं, देखिए उन्होंने ममता कुलकर्णी, बिपाशा बसु किस गांव की है उत्तर प्रदेश की? आप उसका डांस करवाते हैं। गाजियाबाद में पहली बार मेट्रो आई, आदरणीय नेताजी लाने का काम किए, ठीक ना। लखनऊ में मेट्रो आदरणीय श्री अखिलेश यादव लाने का काम करे। अरविंद जी ठीक है, आपने चलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी लाए। पूर्वांचल एक्सप्रेस ठीक है, एक ही बात बोल रहे हैं आप, एक ही बात बोल रहे हैं कि समय कम हो रहा है। ठीक है, आप बोलिए, जवाब ले लीजिए। सवाल आपने किया, जवाब लीजिए अरविंद जी। जी आप जवाब दीजिए आनंद जी। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने पेंशन दी, 10.80 अरब रुपए का घोटाला हुआ था, फर्जी मरे हुए लोगों को पेंशन दिया जा रहा था, जिसकी जांच हुई, कई लोग जेल गए। कोई घोटाला नहीं हुआ, घोटाला आप लोग कर रहे हो। अरविंद जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए अरविंद जी बीच में मत बोलिए, मैं फिर फेडर डाउन करना पड़ेगा आपका। 2G के नाम पर आपने पूरे देश को गुमराह किया। अरविंद जी को थोड़ा अरे आप लोग चोरी करते थे, आप लोग भ्रष्टाचार करते थे, आप लोग गुंडागर्दी करते थे, पूरा सैफई चोरी और घोटालेबाजी में लगा हुआ था। पूरा का पूरा सैफई खानदान भ्रष्टाचार करता था और पैसों की वसूली करने के लिए निकल जाता था। पूरा का पूरा सैफई कुनबा भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ था, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे डिंपल यादव हो, चाहे वो कोई हो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करते थे, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं था। चलिए एक सवाल मेरी तरफ से है, समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं अरविंद कथेरिया जी, एक सवाल मेरा भी है, दर्शकों की तरफ से आया है, एक सवाल सुन लीजिए। इनका कहना है कि अब अखिलेश यादव ने अभी कहा है कि बीजेपी जो भी प्रोजेक्ट बनाती है, खासतौर पे एयरपोर्ट, उसे बेच देती है, तो बेच देने से क्या मतलब है आपका? कुछ इन्होंने पूरा देश बेच दिया, जैसे क्या? आरबीआई से पैसा तक पूरा खाली कर दिया आरबीआई। नहीं, अगर आप बेचने से प्राइवेटाइजेशन, अगर आपका मतलब प्राइवेटाइजेशन, आप सुनिए तो कथेरिया जी सुन तो लीजिए सवाल। बेचने से क्या मतलब है? बेचने से मतलब अगर आपका मतलब प्राइवेटाइजेशन से, अगर आप कहते हैं कि इसका निजीकरण करते हैं, यदि आपका बेटा देख देता है तो ये परिवार के लिए कैसा रहेगा? इनका जब ये कुछ बना नहीं सकते। अरे कथेरिया जी सवाल तो सुन लीजिए, जनता पूछ रही है। तो इनका किसने हक? कथेरिया जी जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है। मैं आपसे और हमारे राजीव उपाध्याय, आप दोनों से सवाल है, क्या जो बीजेपी पे आरोप है कि ये प्रोजेक्ट बना करके बेचती है, इस पे आप क्या निजीकरण का विरोध कर रहे हैं आप? क्योंकि एयरपोर्ट को निजीकरण कर रही है सरकार, कर रही है, और इसका स्वागत हुआ है, बहुत जगह लोगों ने स्वागत किया। अगर आप पार्टी के रूप में इसका विरोध करना चाहते हैं तो विरोध का आधार क्या है, ये बताइए। मुकेश जी, स्वागत कौन कर रहा? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब आते हैं तो योगी जी को पीठ थपथपाते हैं कि आपका स्वागत है, और अमित शाह जी आते हैं तो मोदी जी आते हैं, अमित शाह। बाकी जनता जिस तरह से आज व्यथित है, आपने रेलवे के अच्छी ट्रेनों को प्राइवेटाइज में कर दिया, आपने बढ़िया एयरपोर्ट, आप उन एयरपोर्टों को क्यों नहीं प्राइवेटाइज, जो बड़े बड़े लोग हैं जो ले रहे हैं इनको प्राइवेट में, जो घाटे के आप कानपुर के सेंट्रल स्टेशन को दे रहे हैं, बगल में उन्नाव स्टेशन है जो दुर्दशा गा रहा है अपना, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं प्राइवेट? तो मोदी जी भी प्राइवेट प्लेयर तो अपनी सुविधा से, आप आइए, आप लीजिए, आपको लेना है तो आप तो बनिए, जो हमको भी लेना है। आप देखिए एक चीज बताइए, दुनिया जो है, आपको पता है 46% एयरपोर्ट जो है वो पूरे देश विदेश में प्राइवेट प्लेयर चला रहे हैं। मुकेश जी, प्राइवेटाइज आप अच्छे चीजों को अगर सब कुछ उठा करके औद्योगिक घरानों को दे देंगे तो क्या बुरा चीजें जो लेकर के भारत सरकार लेकर, नहीं, ये बेचना इसको नहीं कहते हैं ना भाई। आप देखिए टर्म जो है आप गलत यूज कर रहे हैं ना। आप मेंटेनेंस के लिए आप अगर किसी चीज को देते हैं, अरे आप एक चीज बताइए, हमें संविधान में आप एक चीज बताइए, आप अपने घर में, आप सुनिए जरा सा, अरे आप सुनिए, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। राजीव जी कथेरिया जी, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। करने का क्या सिस्टम आपने रखा? केवल ये रख लिया कि हमको अच्छी चीजें जिससे लाभ हो रहा है भारत सरकार को,
वो लाभ वाली चीजें हम दे दें प्राइवेट सेक्टर को, और जिसमें हमको नुकसान हो रहा है, जिसके ऊपर जनता का टैक्स पड़ेगा, बोझ बढ़ेगा। तो रेलवे फायदे में है, ये किसने कह दिया आपको? जरा बता, रेलवे फायदे में कब से चल रही है, बताइए मुझे कब से? रेलवे फायदे में बिल्कुल चलिए। कहाँ से चल रही भाई? रेलवे नुकसान में है, इंडियन एयरलाइंस नुकसान में है, कौन कह दिया? मुकेश जी, जो अच्छी ट्रेनें थी वो फायदे में थी। जो ट्रेन से रेलवे नहीं, आप एक ट्रेन की आप गजब बात कर रहे हैं, एक ट्रेन के अलग कर देंगे रेलवे से उसको? नहीं अलग गजब बात कर रहे हैं आप। अरे कुछ तो दिमाग लगा कर सेंसेबल बात कीजिए, सेंसेबल बात कीजिए ना, आप कुछ भी बोल देते हैं। आनंद जी ठीक है, आनंद जी ठीक है। अरे आप लोग जो है ना, आप पढ़ के नहीं आते हैं, आप लोग होमवर्क कीजिए अच्छे से, फिर जनता सुन रही है। गजब बात कर रहे हैं आप आनंद जी। देखिए, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अगली बार से जब भी डिबेट में बुलाइए तो कम से कम प्रवक्ताओं को बुलाइए जो कुछ पढ़ लिख के आए। ये लोग तो अनर्गल तथ्य देते हैं और पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, इनको पता ही नहीं है कि आनंद जी, आप अरे भाई साहब बोल रहे हैं, इस भारत वर्ष में आपके ही प्रवक्ता अच्छे हैं क्या? भाई साहब बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता उठाने की ठीक है ना, ये देखिए, निजी हमला मत कीजिए आनंद जी। ये अरविंद कथेरिया जी पूर्व एमएलए रह चुके हैं, पूर्व एमएलए हैं, बड़े नेता है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए मैंने आनंद जी चलिए, मैं एमएलए नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है आनंद जी, आप अपनी बात का जवाब दीजिए केवल। आनंद जी देखिए, एक दूसरे को काटिए मत, हो गया, अरे हो गया, ठीक है। चलिए आगे वाइंड अप का समय हो रहा है, आप देखिए जल्दी से 10 सेकंड में तीनों प्रवक्ताओं को अलग अलग दूंगा। चलिए अरे आनंद जी 10 सेकंड में खत्म कीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह चाहता हूं कि इनकी कार्य पद्धति क्या थी। रामनगर में एक पुल बनना था, रामनगर से और बनारस के बीच, उसका उद्घाटन किया अब्बाजान ने। अब्बाजान के बाद बुआ जी की सरकार आई, पुल नहीं बना। बुआ जी के बाद भतीजा जी की सरकार आई, वो भी नहीं बना। ठीक है, 10 सेकंड खत्म हो गए, आपके 10 सेकंड खत्म हो गए। अरविंद जी 10 सेकंड खत्म हो गए। आनंद जी, अरविंद जी बोलिए। आपके वो पूर्वज हैं, आप उनके साथ 3 बार सरकार बनाए हैं जब देश आजाद नहीं हुआ था। सुनिए, इस तरह की बातें मत किया करो। यदि आप शिक्षित हैं, आपसे शिक्षा कम नहीं है, आपसे डिग्री कम नहीं है। समय कम हो रहा है हमारे पास। राजीव उपाध्याय जी 10 सेकंड, बाकी मेहमानों का फेडर डाउन कीजिए। राजीव जी 10 सेकंड। आपने 4.5 वर्षों में कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर, सिवाय नफरत फैलाने के, और 4.5 वर्ष बाद। अरे जेवर पे बोलना है सर, ये तो आप कर ही रहे हैं चुनाव प्रचार में, तो जनता देगी ना जवाब, जनता देगी जवाब अभी चुनाव आने वाले। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी आप आए, राजीव उपाध्याय जी आपका, आनंद जी आपका, अरविंद कथेरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम में जुड़े, अपनी बातें आपने रखी, लेकिन ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी और इसी तरीके से विकास की नाव जो है वो भी चलती रहेगी। और जेवर में जिस तरीके से एयरपोर्ट बना है, जिस तेवर के साथ मोदी और योगी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट से लगता है कि चुनावी फायदा होगा। लेकिन जो विपक्ष जिस आधार पे आलोचना कर रहे हैं, उनको भी इससे पहले सोचना चाहिए कि आधार की भूमि क्या है, क्योंकि यही वो प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के तीनों पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही थी, लेकिन इसको जमीन पे उतारने का काम सिर्फ बीजेपी ने किया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।